डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला पेपर है उसके एक टॉपिक मौर्य वंश के तहत मौर्य शासक अशोक के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। अशोक का टाइम पीरियड 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध साक्ष्यों जैसे दिव्यावदान और सिंहली ग्रंथों से मिलती है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। चंपा राजवंश की ब्राह्मण कन्या थी सुभद्रांगी। सिंहली परंपराओं के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री देवी से उत्पन्न हुए थे। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख ही मिलता है, जो तीवर की माता थी। असंधिमित्रा निसंतान थी। अशोक की पत्नी पद्मावती का पुत्र कुणाल था। सिंहली अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजसत्ता ग्रहण की थी। करीब 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष चलता रहा। उसके बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। देवनाम प्रिय दसी की उपाधि धारण की थी अशोक ने। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय दसी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। सबसे पहले मास की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। गुर्जरा लेख में भी अशोक नाम मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोल के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। पुराणों में अशोक के अशोकवर्धन नाम का उल्लेख किया गया है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। दीप वंश में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया है। भाबरू लेख में अशोक अपने को मगध का राजा कहता है। बौद्ध ग्रंथों के विवरण के अनुसार अशोक को तक्षशिला एवं अवंती प्रांतों का शासक नियुक्त किया गया था। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में शासक अशोक ने कश्मीर और खोतान के क्षेत्रों को अनेक भागों में जीतकर मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया। यानी कश्मीर एवं खोतान क्षेत्रों के अनेक भागों को जीता और मौर्य साम्राज्य में मिलाया। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा शासन करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी।
कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में विस्तृत वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के निम्न कारण हो सकते हैं जो हम अभी बात करेंगे, जैसे कि अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कलिंग को जीता, या फिर प्लिनी कहते हैं कि अशोक ने कलिंग को व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर उसे विजित किया। समुद्र तट से नज़दीक होने की वजह से भी विदेश व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व था। तारानाथ कहते हैं कि समुद्री लुटेरे के रूप में चर्चित नागा जाति के लोग जो कलिंग में रहते थे, उन्होंने अशोक की मणिमुक्ताओं को चुरा लिया था। इनको ही वापस लेने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, तो अशोक ने इन हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के 13वें शिलालेख में पता चलता है कि कलिंग युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख बंदी बना लिए गए थे। इस युद्ध में इतना ज़्यादा भीषण नरसंहार हुआ कि अशोक का मन द्रवित हो गया इसको देखकर, और उसने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा कर दी थी। कलिंग बाद में मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया था और राजकुल का एक राजकुमार वहाँ का वायसराय या उपराजा नियुक्त कर दिया गया था। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली बनाई गई और दक्षिणी केंद्र की राजधानी बनाई गई जोगढ़। कलिंग की प्रजा और कलिंग की सीमा में रहने वाले लोगों के प्रति अशोक का व्यवहार कैसा था, इस संबंध में भी अशोक के द्वारा जारी किए गए 2 आदेशों से पता चल जाता है। ये 2 आदेश धोली और जोगढ़ नामक स्थानों पर सुरक्षित हैं। यह आदेश तोसली और समैया के महामात्रों और उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया जाए, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को यातना न दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाए। सीमांत जातियों को भी आश्वासन दिया गया है कि उन्हें राजा से किसी तरह का भी भय नहीं मानना चाहिए। उन्हें राजा के साथ अच्छा व्यवहार करने से सुख मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा। वे धर्म का पालन करें, यहाँ उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। कलन के राजतरंगी में बताया गया है कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक शैव धर्म का उपासक था। अपने चचेरे भाई सुमन के पुत्र न्यायग्रोथ के प्रवचन सुनकर अशोक बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। बौद्ध धर्म के विकास में अशोक के योगदान को देखें तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रचारकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा। श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा को भेजा गया। नेपाल में स्वयं गए चारुमती के साथ अशोक। बनवासी में रक्षित, यवन देश में महारक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित और सुवर्ण भूमि में सोन व उत्तरा को भेजा गया था। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में एक बार। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही थी उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक के 2 व 7वें स्तंभ लेख में उन गुणों के बारे में बताया गया है जो धम्म का निर्माण करते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इसमें कहा गया है कि अपासिन्वे बहुकथाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे चय, अर्थात अति भोग से मुक्ति, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य एवं सोच ही धर्म है।
पापहीनता, अपासिन्वे यानी पापहीनता, बहुकथाने यानी बहु कल्याण, दया है, दान है, सच है यानी सत्यवादिता है, सोचिए यानी पवित्रता है, माधवे यानी मर्दुता है, साध्वे यानी साधुता है। अशोक के धम्म का अभिप्राय है माता पिता की सेवा, जीवों के प्रति अहिंसा और मिताचार करना। भाब्रू शिलालेख में भी अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। इसमें अशोक को त्रिसंग में विश्वास प्रकट करते हुए दिखाया गया है और ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। और इसके साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को भी बौद्ध पुस्तकें पढ़ने का निर्देश दिया गया है। भाब्रू शिलालेख में ही बौद्ध धर्मोपदेशों का वर्णन मिलता है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला उसका दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण किया गया है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को धर्म यात्रा में बदल दिया था। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणों एवं श्रमणों के दर्शन करना, सतवीरों को दर्शन करना एवं उन्हें दान में सोना प्रदान करना, साथ ही राज्य की प्रजा के साथ धार्मिक विषयों पर बातचीत करना और उनके धर्म से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना। और इसी धर्म यात्रा के तहत अशोक ने अपने बौद्ध धर्म प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में भेजे थे। अशोक ने अपने 3रे शिलालेख में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त राजुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को ये आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्म से संबंधित उपदेश दें। धर्मानुशासन कहा गया इसको। यह आदेश अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जारी किया गया था। अभिलेखों में इसे अनुसंधान भी कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी और इनकी नियुक्ति धर्म के विकास एवं धर्म की देखरेख के लिए की गई थी। अशोक ने निजति सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये आत्म उत्कर्ष के लिए था। इसके द्वारा मनुष्यों को आत्म परीक्षा, आत्म निरीक्षण एवं मनन करना पड़ता था। अपने 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने जनता को जो धर्म संदेश दिया उसे धर्म श्रावण कहा गया। अशोक ने कुछ नगर भी बसाए, जैसे नेपाल में ललित पाटन, कश्मीर में झेलम या वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर, और नेपाल में अपनी पुत्री चारुमती के साथ वो गए थे अशोक, और चारुमती के द्वारा वहाँ पे अपने पति देवपाल के नाम पर देवपाटन नामक एक नए शहर की स्थापना की गई थी। अशोक के प्राप्त अभिलेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। असम में हमें अशोककालीन साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि क्षेत्र मौर्य साम्राज्य से बाहर था। पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि वहाँ उपस्थित महास्थान अभिलेख से होती है। ब्राह्मी लिपि में है यह अभिलेख। महावंश में बताया गया है कि अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था। हिंसांग को भी ताम्रलिप्ति, करण सुवर्ण समतट, पूर्वी बंगाल और पुंड्रवर्धन में अशोक के स्तूप देखने को मिले। उड़ीसा के गंजाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और महाराष्ट्र तक अशोक का शासन था। दक्षिण में येरागुडी, कर्नूल जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा उत्तरी मैसूर के चित्तलदुर्ग इलाके के 3 स्थान सिद्धपुर, मास्की और जटिंग रामेश्वर में भी अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं।
अशोक के शिलालेख में चोल, चेर, पांडे और केरल राज्यों को स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपदों और जातियों का उल्लेख किया गया है, जैसे यवन, कंबोज, नायक, नामापक्ति, भोज, पेतानिक, आंध्र और पुलिंद। 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है जो अपराध करते थे। यह 8वीं प्रदेश बुंदेलखंड से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए थे। तिब्बती जनश्रुति के आधार पर अशोक ने नेपाल में ललितपतन नामक नगर बसाया था। और चारुमती ने देवपतन नामक नगर बसाया था। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमिंदेई और नेगिलवा स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। रुमिंदेई में मौर्य काल की कर नीति के बारे में जानकारी मिलती है और पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने यहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया पहुंचा था। इसका विवरण भाब्रू लघु अभिलेख से मिलता है। अशोक की यह प्रथम यात्रा थी और इसी क्रम में बाद में अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी या कपिलवस्तु पहुंचा था। यह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए अशोक ने यहाँ पर धार्मिक करों से मुक्त भूमि कर के रूप में उसका 8वां भाग लेना निश्चित किया था। और दिव्यावदान में बताया गया है कि अशोक के साथ इस यात्रा में उपगुप्त भी था। अरहत उपगुप्त भी अशोक के साथ इस यात्रा में गए थे। यात्रा के अंतिम चरण में अशोक कुशीनगर पहुंचे थे, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनकमुनि बोध स्तूप की जो लंबाई थी उसको 2 गुना करवाया था। धन्यवाद।